Good morning. Let's continue our chapter. Towns, traders and craft persons. Towns, traders and craft persons. और in this we have read about the craft in towns. Craft in towns के बारे में हमने पढ़ा है that कि कैसे उसे मतलब बीदर के शिल्प जो क्राफ्ट पर्सन्स थे वो जो क्राफ्ट पर्सन्स थे इतने स्किल्ड थे कि उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया था, जो क्राफ्ट पर्सन थे बीदर के वर सो फेम्ड फॉर देयर इनले वर्क. उन्होंने जो इनले वर्क बनाया था इन कॉपर एंड सिल्वर, दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी. और जो उन्होंने बनाया था उसको हम क्या कहते हैं? बिदरी कहते हैं. जो उन्होंने वर्क करके बनाया था उसको हम क्या कहते हैं? बिदरी कहते हैं. बिदरी. एंड दैट ये वी हैव इट द नेक्स्ट द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन. द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन. That craft in town, the craft persons of Bidar were so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called Bidri. जो क्राफ्ट पर्सन्स थे, ठीक है, बीदर के मतलब क्राफ्ट पर्सन्स कहाँ के थे? बीदर के क्राफ्ट पर्सन थे. वह सो फेम, वो बहुत ज़्यादा ही फेमस थे. क्यों फेमस थे? वो जो इनले वर्क करते थे, इनले वर्क इन कॉपर एंड सिल्वर, दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी. जो वो इनले वर्क करते थे, आप ये फिगर 5 देख सकते हैं. जो इनले वर्क, जो इनके डिज़ाइंस होते थे कॉपर और सिल्वर से, दैट इट केम टू बी कॉल्ड बिदरी. और हम इसे क्या कहते थे? बिदरी कहते थे. हम इसे क्या कहते थे? बिदरी कहते थे. कॉपर एंड सिल्वर. द पंचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी. और ये जो पंचाल थे, पंचाल मीन्स क्या है? विश्वकर्मा कम्युनिटी के थे, जिसमें कि कंसिस्टिंग ऑफ गोल्डस्मिथ, bronzesmith, blacksmith, masons and carpenters were essential to the building of temples. आप कह सकते हो कि जो क्राफ्ट पर्सन बीदर के थे, जो वो इनले वर्क करते थे, उसके लिए वो बहुत फेमस थे. और फिर हम उसे क्या कहते थे? हम उसे बिदरी कहते थे. हम उसे क्या कहते थे? और जो उनका वर्क था उसको हम कहते थे बिदरी कहते थे. एंड द पंचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी. पंचाल कम्युनिटी और जो विश्वकर्मा कम्युनिटी थे वो क्या क्या कंसिस्ट करते थे? उन कम्युनिटीज़ में वो कंसिस्ट करते थे कंसिस्टिंग ऑफ गोल्डस्मिथ, ब्रोंजस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, मैसन एंड कारपेंटर वर एसेंशियल टू द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल. देखो, जो गोल्डस्मिथ थे उन्हें हम सोनार कहते हैं, ठीक है, और जो ब्रोंजस्मिथ थे उन्हें हम कसेर कहते हैं. ब्रोंजस्मिथ एंड ब्रोंज की चीज़ें बनाना, दैट कॉपर और टिन का मिक्सअप ब्रोंज बनता है. ब्लैकस्मिथ जो लोहार थे, मासन जो मिस्त्री थे, और कारपेंटर जो कि बढ़ने का काम करते थे. ये सब उस कम्युनिटी में शामिल थे.
और ये सब लोग मतलब बहुत एसेंशियल रोल अपना प्ले करते थे जब हम बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स को बनाते थे। मतलब एसेंशियल रोल वो प्ले करते थे जब हम बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स को बनाते थे, टेम्पल्स की बिल्डिंग बनाते थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। एंड दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, और वो और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। वो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल देखिए, वो सिर्फ बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स में ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते थे, वो अदर पार्ट्स अदर कंस्ट्रक्शंस में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। तो अदर कंस्ट्रक्शंस कौन कौन से हुए कि इम्पॉर्टेंट, दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस। इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किसमें करते थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस में, बिग बिल्डिंग्स में, टैंक्स एंड रिजर्वॉयर्स में। ठीक है, इसमें भी वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। आप कह सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस, राजमहल को बनाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाना, टैंक्स को बनाना और रिजर्वॉयर्स को बनाना जहाँ पे पानी को इकट्ठा कर किया जाता है। एंड सिमिलरली वीवर्स सच एज दी सेलिया, सिमिलरली अगर बात करें जो वीवर थे सच एज दी सलियार थे, इसी सलियार और कैटकोलार, सलियार और कैटकोलार थे। ठीक है, जो इमर्ज एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटी, इमर्ज एज प्रॉस्पेरस कम्युनिटी, मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल्स, मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल। उनका क्या था? सिमिलरली जो वीवर थे, जो बुनकर थे, ठीक है, वो इसी प्रकार से सलियार या कैटकोलार जैसे वीवर्स भी बहुत प्रॉस्पेरस कम्युनिटीज़ बन गई थी, मतलब बहुत समृद्ध कम्युनिटी बन गई थी, बहुत प्रॉस्पेरस कम्युनिटी बन गई थी। एंड दैट मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल, और मेकिंग डोनेशंस टू टेम्पल, और वे मंदिरों को, वो ये जो प्रॉस्पेरस कम्युनिटी बन गई थी वो मंदिरों को डोनेशन भी देने लगी थी, वो मंदिरों को डोनेशन भी देने लगी थी। एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक, सम एस्पेक्ट्स ऑफ क्लोथ मेकिंग लाइक कॉटन क्लीनिंग, spinning and dyeing became specialized and independent crafts, became specialized and independent crafts। अब क्या हुआ था कि जो some aspects of cloth making, जो क्लोथ मेकिंग था, वो क्लोथ मेकिंग का काम कैसे था? मतलब क्लोथ मेकिंग लाइक, क्लोथ मेकिंग में क्या क्या होता था? लाइक क्लीनिंग, मतलब कॉटन को क्लीन करना, कॉटन क्लीनिंग होता था, स्पाइनिंग किया जाता था, डाइंग किया जाता था, उसके बाद वो बिकेम स्पेशलाइज्ड, उसके बाद वो उस चीज़ के लिए, और उसके बाद वो क्या होता था? एक इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गए थे। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, आप अगर एक क्लोथ को बना रहे हो तो क्लोथ को बनाने के लिए जो कॉटन क्लीन करते थे, जो कॉटन, हम क्लोथ को बनाने के लिए हमें कई स्टेजेस से जाना पड़ता है उसको, तो हम जो कॉटन क्लीनिंग था, जो कॉटन को क्लीन करते थे, जो स्पाइनिंग करते थे और जो डाइंग करते थे, वो अपने कामों में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज थे, अपने कामों में क्या थे? स्पेशलाइज थे, और वो इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गए थे, और वो क्या बन गए थे? इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गए थे, इंडिपेंडेंट क्राफ्ट बन गए। एंड आप फिगर 5 में कल भी हमने देखा था, आई थिंक फिगर 4 में ये शॉल का बॉर्डर डिज़ाइन किया गया है, शॉल का जो बॉर्डर है वो डिज़ाइन करके दिखाया गया है। और फिगर 5 में 17th सेंचुरी कैंडल स्टैंड, एक 17th सेंचुरी का कैंडल स्टैंड बनाया गया है, और ये क्या है? कैंडल स्टैंड, मतलब कैंडल का स्टैंड बनाया गया है, और इसको आप देखोगे तो ब्लैक, मतलब ब्रास विथ
ब्रास, ये ब्रास है, ब्रास विथ ब्लैक ओवरले में ये डिज़ाइन बनाया गया है। ब्लैक ओवरले में ये डिज़ाइन पूरी तरह से बनाया गया है। सेकेंड, द चेंजिंग। सेकेंड आपका टॉपिक है द चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाउन। द चेंजिंग फॉर्च्यून ऑफ टाउन। एंड सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, मतलब सम टाउन, कुछ टाउन लाइक, अगर हम बात करें सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद जो गुजरात में है, went on to become major commercial city, but others like Tanjavur shrank in size and importance over the centuries. द चेंजिंग फॉर्च्यून्स ऑफ टाउन्स में क्या है, मतलब फॉर्च्यून मतलब कि उनका फ्यूचर चेंज हो जाना, ठीक है, उनके फॉर्च्यून मतलब उनका भाग्य चेंज हो जाना, उनकी किस्मत चेंज हो जाना। जो हमारी टाउन की किस्मत थी, जो फॉर्च्यून था, वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ? दैट सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, कुछ टाउन्स लाइक अहमदाबाद went on to become major commercial cities, but others like Tanjavur shrank in size and importance over the centuries. देखिए, कई सेंचुरीज के लंबे समय में, मतलब कई सेंचुरीज में लंबे टाइम में क्या हुआ था, जो अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में जैसे कुछ नगर बड़े व्यापारिक केंद्रों के रूप में विकसित हो गए थे। जो कुछ टाउन्स थे वो ट्रेड सेंटर या कॉमर्शियल सिटी बन गई थी। लेकिन तंजावुर जैसे कुछ ये देखो क्या होगा, जो सम टाउन्स लाइक अहमदाबाद, अगर हम सम टाउन्स की बात करें तो सम टाउन्स अहमदाबाद गुजरात में है, वेंट ऑन बिकम द मेजर कॉमर्शियल सिटी। कुछ टाउन जो अहमदाबाद में वो एक मेजर कॉमर्शियल सिटीज़ बन गए थे। वो क्या बन गए थे? मेजर कॉमर्शियल सिटीज़ बन गए थे। बट अदर्स लाइक, लेकिन जो अदर्स लाइक है, लाइक तंजावुर शैंक, लेकिन जो तंजावुर था वो क्या हो गया था? शैंक हो गया था। तंजावुर की साइज़ क्या थी? साइज़ और इम्पोर्टेंट, जो उसकी सेंचुरीज से जो उसकी साइज़ और इम्पोर्टेंट काफ़ी बिग थी, अब उसकी साइज़ क्या हो रही थी? शैंक हो रही थी। शैंक मतलब सिकुड़ रही थी उसकी साइज़। उसकी साइज़ क्या हो रही थी? सिकुड़ रही थी। एंड ओवर दी एंड मुर्शिदाबाद कहाँ है? तंजावुर की साइज़ सिकुड़ रही थी, लेकिन अहमदाबाद में जो टाउन थे उनकी साइज़ क्या हो रही थी? बिल्कुल बढ़ रही थी। उनकी साइज़ और उनकी इम्पोर्टेंस क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। एंड मुर्शिदाबाद कहाँ है? वेस्ट बंगाल। ऑन द बैंक्स ऑफ द भागीरथी, मतलब वो कौन से तट के किनारे है? मुर्शिदाबाद कौन सी नदी के किनारे? तो मुर्शिदाबाद कौन सी नदी के किनारे हुआ? वो भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है। और मुर्शिदाबाद कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। विच रोड टू प्रोमिनेंस एज अ सेंटर फॉर स्किल्स एंड बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1707. Decline in the course of the century. As the weavers faced competition from cheap mill-made clothes from England. अगर हम देखें, जो मुर्शिदाबाद था वो कौन से बैंक ऑफ रिवर के पास था? वो भागीरथी बैंक ऑफ रिवर के पास था। और विच रोड टू प्रोमिनेंस, और जो उसका
वो क्या हुआ, विच वो मतलब वो बहुत फेमस हुआ, एक सेंट्रल बन गया, एक बहुत फेमस सेंटर के रूप में उभरा था। मतलब आप कह सकते हो एक प्रोमिनेंस विच वो रोज हुआ प्रोमिनेंस एज अ सेंटर फॉर स्किल्स सिल्क, मतलब वो एक सेंटर बना किस चीज़ का, वो रोज हुआ मतलब डेवलप हुआ, फेमस हुआ, प्रोमिनेंस हुआ, और उसका सेंटर क्या था, सेंटर फॉर सिल्क के लिए, सेंटर क्या, रेशमी कपड़ों के लिए वो सेंटर बना, मतलब सिल्क के क्लोथ के लिए वो सेंटर बना, और बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल, और वो कैपिटल बंगाल का कैपिटल बन गया 1704 में। और क्या हुआ, वो बंगाल का कैपिटल बन गया 1704 में, वो बंगाल का कैपिटल बन गया। एंड decline in the course of the century as the weavers faced competition from cheap mill-made clothes from England। अब क्या हुआ, एक तरह से तो वो 1704 में बंगाल का कैपिटल भी बन गया, और जो मुर्शिदाबाद था वो सेंटर हो गया हमारे सिल्क क्लोथ का, वो बहुत फेमस सेंटर बन गया हमारे सिल्क क्लोथ का। लेकिन क्या हुआ, इसी सेंचुरी के दौरान उसका जो सितारा था, मतलब इसी सेंचुरी के दौरान, मतलब डिक्लाइन क्या हो गया कि जब वो बना मतलब डिक्लाइन हो गया उसका कोर्स, इसी सेंचुरी में जो उसका कोर्स था वो डिक्लाइन एज दी वीवर फेस कॉम्पिटिशन फ्रॉम चीप मिल में क्लोथ फ्रॉम इंग्लैंड। देखिए इसी में क्या होगा कि उसका जो सेंचुरी था वो डूब गया, जो उसकी सेंचुरी जो वो फेमस था वो डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वहाँ के जो वीवर्स थे वो इंग्लैंड की, जो वहाँ के जो वीवर्स थे वो क्या कर रहे थे, इंग्लैंड के मीलों से बनकर आए सस्ते कपड़े के साथ। अब देखिए क्या होता था, इंडिया में जो कपड़े बनाए जाते थे उसकी कॉस्ट क्या थी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। जो मुर्शिदाबाद एक सेंटर था सिल्क क्लोथ का, एक फेमस सेंटर बन गया सिल्क क्लोथ का, लेकिन 1704 में उसे बंगाल की कैपिटल भी बना दी गई। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद से वो बिल्कुल डिक्लाइन होता चला गया, वो जो फेमस सेंटर बना था वो अब डिक्लाइन हो गया। लेकिन डिक्लाइन कैसे हुआ, क्योंकि जो इंग्लैंड से क्लोथ आते थे, जो इंग्लैंड के जो वीवर्स थे वो जो क्लोथ बनाते थे मिल्स में, वो जो मिल्स में जब भी क्लोथ बनेंगे तो वो क्या होगा, अगर आप कंपेयर करो बाय हैंड और मिल इंडस्ट्री और अपने हाथ से बने कपड़े में कंपेयर करोगे तो जो इंडस्ट्री में कपड़े बनेंगे वो सस्ते बनेंगे, वो चीप बनेंगे, लेकिन जो बाय हैंड से कपड़े बनेंगे वो कॉस्टली बनेंगे। तो इसके कारण क्या हुआ, जो मुर्शिदाबाद का सिल्क का क्लोथ का बिजनेस था वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वो कंपटीशन इंग्लैंड के क्लोथ से कंपटीशन नहीं कर पाया। एंड अ क्लोजर लुक, एक क्लोजर लुक है हम्पी, क्लोजर लुक हम्पी, मसूलीपट्टनम, हम्पी, मसूलीपट्टनम एंड सूरत। मतलब इन हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत पे हम कुछ ध्यान से नज़र रखेंगे, मतलब पास से नज़दीक से इस एरिया, इस रीजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड दैट of the architectural splendor of Hampi. The architectural splendor of Hampi, मतलब इसी के अंदर में एक हेडिंग है हम्पी का जो आर्किटेक्चरल है, स्प्लेंडर मतलब उसका सौंदर्य, या मतलब देखना कि उनका जो आर्किटेक्चरल था वो कितना सुंदर था, ब्यूटीफुल। स्प्लेंडर मतलब उसकी तारीफ की कि आर्किटेक्चर स्प्लेंडर था हम्पी का। अब हम देखते हैं, हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा, हम्पी इज लोकेटेड इन द कृष्णा तुंगभद्रा, कृष्णा
तुंगभद्रा बेसिन। जो हम्पी था, जो हम्पी नगर था या हम्पी जो टाउन था वो कहाँ पे सेटल था? हम्पी कहाँ पे लोकेटेड था? कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में वो बसा था। कृष्णा तुंगभद्रा की नदियों की घाटी में हम्पी बसा था। which formed the nucleus of the Vijayanagara Empire, founded in 1336. Founded in 1336. क्या हुआ कि जो हम्पी हमें पता चल गया डैट इज कृष्णा, और जो तुंगभद्रा रिवर्स हैं उनके कोर्स पे, रिवर्स की घाटियों में हम्पी सेटल था, हम्पी वहाँ था। और जो हम्पी नगर था वो 1336 में फाउंड हुआ, ठीक है। और वो यह नगर आप कह सकते हो कि जो हम्पी है, विच फॉर्म हम्पी कहाँ फॉर्म हुआ, विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर फॉर 1336 में वो फाउंड हुआ। विजयनगर एम्पायर का केंद्र स्थल था। जो हम्पी था ये नगर 1336 में जो सेटल्ड विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। हम्पी क्या था? हम्पी लोकेटेड था कृष्णा और तुंगभद्रा के बेसिन, और विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड। जो विजयनगर एम्पायर 1336 में फाउंड हुआ था वहाँ पर ही हम्पी स्थापित किया गया था, मतलब एक केंद्र सेंट्रल था। आप कह सकते हो हम्पी टाउन था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी की घाटी में स्थित था, और ये नगर था वो 1336 में सेटल्ड विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर का जो एम्पायर था, एम्पायर का केंद्र स्थल था। एम्पायर का क्या था? न्यूक्लियस फॉर्म, मतलब न्यूक्लियस विच फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ द विजयनगरा एम्पायर फाउंडेड इन 1336। एक केंद्र नगर था, मतलब बहुत फेमस था। आप अगर कहो तो उत्तर प्रदेश, टेक एग्जाम्पल लाइक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, लेकिन फेमस कौन है? इलाहाबाद है, क्योंकि वहाँ पे क्या है? संगम है। वहाँ पे क्या है? संगम है। यहाँ पे क्या है? वहाँ पे से यहाँ पे द मैग्निफिसेंट renews at Hampi reveal a well-fortified city. The magnificent renews at Hampi reveal a well-fortified city. क्या हुआ कि हम्पी के शानदार खंड, मतलब हम्पी का जो हम्पी क्या था कि हम्पी के जो शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की जो फॉर्टिफिकेशन, मतलब जो किलेबंदी थी वो उच्च कोटि की थी, ठीक है। क्या था? द मैग्निफिसेंट व्यूज एट हम्पी, मतलब हम्पी का हमें पता चलता है रिव्यू, जो वेल फॉर्टिफाइड सिटी थी, वो बहुत ही वेल फॉर्टिफाइड सिटी थी, मतलब कि किलेबंदी की सिटी थी, किलेबंदी की सिटी थी। एंड हम्पी के मतलब उनके जो खंडर थे, उनके खंडरों से हमें ये बात पता चलती है कि जो उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि, मतलब जो उस शहर का जो फॉर्टिफाइड था वो बहुत वेल फॉर्टिफाइड सिटी थी, मतलब वहाँ का जो किलेबंदी की गई थी वो वेल फॉर्टिफाइड सिटी थी। एंड नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट was used in the construction of these walls, and the technique followed was to wedge them together by interlocking. अब इसमें क्या था? इसमें मोर्टार नहीं यूज किया जा रहा था। हम्पी के देखिए जो किले की जो फॉर्टिफिकेशन की जो वॉल थी उसको बनाने में कहीं भी
जो उनकी दीवार जो जोड़ी जाती थी उसमें कोई मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट यूज़ नहीं किया जाता था। वॉज यूज इन द नो मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट वॉज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज वॉल्स। जब हम इन वॉल्स को बनाते थे तो हम कोई भी मोर्टार, आप कह सकते हो गाढ़े चूना या सीमेंट, जो इन ईंटों को जोड़ने वाला जो सीमेंट होता था, हम उसका यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, इन वॉल्स को जोड़ने के लिए हम मोर्टार और सीमेंट का यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, एंड मोर्टार और सीमेंट का यूज़ नहीं करता था। आप मोर्टार मतलब गाढ़े चूने से भी वो लोग जोड़ते थे, तो हम उस चीज़ का या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं करते थे जब इन वॉल्स को बनाते थे। इन दीवारों को जब हम जोड़ते थे तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन फिर भी दीवार जुड़ जाती थी क्योंकि वो लोग टेक्निक फॉलो करते थे। वो लोग कौन सी टेक्निक फॉलो करते थे? वो इंटरलॉकिंग सिस्टम को फॉलो करते थे। ठीक है, इंटरलॉकिंग सिस्टम को फॉलो करते थे। इंटरलॉकिंग सिस्टम आपने बचपन में एक गेम जोड़ने वाला गेम खेला होगा, जैसे आप किसी भी एनिमल को जोड़ के बना लेते थे छोटे छोटे में, तो वैसे ही क्या होता था, ये इंटरलॉकिंग होता है। उसे मतलब जोड़ के बनाया जाता है और उसके बाद फिर वो दीवार खड़ी होती चली जाती है। एंड फिगर 6 में लिखा हुआ है हम्पी फिगर 6, अ व्यू ऑफ द वॉच टावर थ्रू अ ब्रोकन वॉल ऑफ द एनक्लोजर ऑफ हम्पी। हम्पी के, देखिए ये हम्पी की दीवार थी जो उन्होंने इंटरलॉकिंग से बनाई थी, लेकिन अब ये क्या हुआ, वो ये उसकी दीवार मतलब टूट गई है। इसकी इतनी दीवार टूट गई है और उसी की फ़ोटो हमें एक एनक्लोजर देखने को, हम्पी को एक एनक्लोजर, हम्पी का एक एनक्लोजर देखने को मिल रहा है कि अंदर किस चीज़ की उन्होंने, मतलब किस चीज़ को उन्होंने फॉरफिटेड किया था, किस चीज़ को उन्होंने घेरा था। एंड दैट next, a forfeited city, a forfeited city, that this is how a Portuguese traveler, this is how a Portuguese traveler Domingo Pais described Hampi in the 16th century. Described Hampi in the 16th century. क्या था कि दिस इज हाउ अ पोर्टुगीज ट्रेवलर, मतलब अ फोरफिटेड सिटी। हम अब फोरफिटेड सिटी के बारे में पढ़ेंगे, और फोरफिटेड सिटी मतलब किले के अंदर जो बंद सिटी है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और दिस इज हाउ अ पोर्टुगीज ट्रेवलर, पोर्टुगीज जो ट्रेवलर थे डोमिंगो पेस डिस्क्राइब हम्पी इन द 16th सेंचुरी। देखो, एक पुर्तगीज ट्रेवलर थे। पुर्तगीज ट्रेवलर कौन था? डोमिंगो पेस थे और उन्होंने डिस्क्राइब किया है हम्पी इन द 16th सेंचुरी में। उन्होंने हम्पी को डिस्क्राइब किया है इन द 16th सेंचुरी में। उन्होंने क्या किया? हम्पी को डिस्क्राइब किया है। दैट एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट, that at the entrance of the gate where those pass who come from Goa. This king has made within it a very strong city fortified with walls and towers. These walls are not like those of other cities, but are made up of very strong masonry, such as would be found in few other parts, and inside very beautiful rows of buildings made after their
manner with flat roofs. With flat roof. इसमें क्या किया गया है कि इसमें क्या गोवा से आने वाले लोग जिस गेट से गुजरते हैं, गोवा से आने वाले लोग जिस गेट से गुजरते हैं उस गेट के मतलब उस गेट के अंदर राजा ने एक गोवा से मतलब गोवा से आने वाले लोग जिस गेट से गुजरते हैं, जिस गेट से वो पास होते हैं, हु कम फ्रॉम गोवा, जो लोग गोवा से आते हैं, जिस गेट से वो एंट्री लेते हैं, जिस गेट को वो क्रॉस करते हैं, तो अंदर क्या राजा ने क्या बना रखा है, विद इन इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी, और राजा ने उस किले के अंदर एक बहुत बड़ी सिटी बना के रखी है। और किला क्या है, किला वॉल्स और टावर, ठीक है, वो जो दीवारें हैं उस राजा ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी बनाकर रखी है जो दीवारों और वॉल से सुरक्षित है। क्या हुआ है, वो दीवारों और वॉल से घिरी हुई है और उनसे क्या है, सुरक्षित है। एंड दीज वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटी, और ये जो दीवारें हैं वो अन्य नगरों की दीवारों जैसी नहीं है। ये जो दीवारें हैं वो दूसरे नगरों की दीवारों जैसी नहीं, बल्कि दूसरे नगरों की दीवारों जैसी नहीं, बट आर मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग masonry such as would be found in few other parts, and inside very beautiful row of buildings made after their manner with flat roofs. अब क्या है देखिए, इनकी जो दीवारें हैं वो ये दीवारें अन्य टाउन्स की दीवारों जैसी नहीं, बल्कि ये दीवारें बहुत ही मजबूत, ठीक है, इनकी जो दीवारें थी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा, बट लाइक अदर सिटी, बट अब मेरा को बहुत ज़्यादा मजबूत थी जो मैसनरी से बनी थी, ठीक है, जो मैसनरी थी, सच एज वुड बी फाइन, जो अन्य पार्ट में मतलब जो दूसरे पार्ट में बहुत कम देखने को मिलेगा, दूसरे पार्ट में बहुत कम देखने को मिलेगा। और इसके अंदर उसी रीति से बनाए गए भवनों की अत्यंत सुंदर कतारें हैं जिनकी छतें सपाट चौड़ी हैं, जिनकी छतें आप कह सकते हो कि इसने बनाया है एक, जैसे आप एंट्री करते हो गेट में, जब आप गोवा से यहाँ पर आते हो तो आप एंट्री करते हो गेट से, और जब गेट को पास करते हो तो आप देखते हो कि अंदर राजा ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिटी को सेटल करके रखा है और चारों तरफ से वॉल्स और टावर से उस सिटी को घेर के रखा है। एंड दीज वॉल्स आर नॉट लाइक दोज ऑफ अदर सिटी, ये जो वॉल्स है वो अदर सिटीज़ की तरह नहीं है, अदर सिटीज़ के वॉल्स की तरह नहीं, बट आर मेड ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसनरी, लेकिन ये जो वॉल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसनरी सच एज वुड बी फाउंड इन फ्यू अदर पार्ट, मैसनरी से बना है। और आप कह सकते हो कि हमें कुछ उसके अदर पार्ट में, कुछ ही पार्ट में ये ऐसी दीवारें, स्ट्रॉन्ग दीवारें देखने को मिलती है। और इनसाइड वेरी ब्यूटीफुल रोड ऑफ बिल्डिंग, और अगर आप अंदर देखने जाओगे तो काफ़ी बिल्डिंग्स बनाई गई है और उसकी जो छत है वो फ्लैट रूफ्स बनाए गए हैं, जो उसकी जो छत है वो फ्लैट रूफ्स में बनाए गए हैं, बिल्डिंग बनाई गई है और जो छत है वो फ्लैट रूफ्स में बनाए गए हैं। And the architecture of Hampi was distinctive. जो आर्किटेक्चर आप कह सकते हो, द आर्किटेक्चर ऑफ हम्पी वॉज डिस्टिंक्टिव, मतलब जो हम्पी का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत डिस्टिंक्टिव था, मतलब एक अलग ही प्रकार का था, एक अलग डिज़ाइन था, एक अलग आर्किटेक्चर था। एंड द बिल्डिंग्स इन द रॉयल कॉम्प्लेक्स हैड स्प्लेंडिड आर्च, और जो रॉयल कॉम्प्लेक्स में जो बिल्डिंग्स थी,
जो रॉयल कॉम्प्लेक्स में जो बिल्डिंग्स थी वो क्या थी, रोड थी। अब the buildings in the royal complex had splendid arcs, domes and pillared halls with niches for holding sculpture, with niches for holding sculpture. एंड इसकी अगर बात करें, जो हम्पी का जो आर्किटेक्चर था वो बहुत डिस्टिंक्टिव था, वो बहुत ही कह सकते हो कि बहुत डिफरेंट टाइप का था। और वहाँ के जितने भी वहाँ के जो रॉयल कॉम्प्लेक्स थे उसमें वहाँ के जो रॉयल कॉम्प्लेक्स थे उसमें क्या किया गया था, पिलरेट, डोम और आर्क को बनाया गया था। आप कह सकते हो भवनों में मेहराब और गुंबद थे। भवनों में मेहराब और गुंबद को भी बनाया गया था। एंड भवनों को भी बनाया गया था। वहाँ पे जो पिलर्स पर कई विशाल कक्ष थे। और वहाँ पे क्या था कि जो पिलरेट हॉल्स भी थे, वहाँ पे पिलरेट हॉल्स भी थे, पिलर्स के हॉल्स भी थे और कई विशाल कक्ष भी थे, बहुत बड़े बड़े रूम्स भी थे जिनमें मूर्तियों को रखने या देखने के लिए ओले पर क्या था, यहाँ पे पिलर्स रूम थे। पिलर्स मतलब बहुत बड़े बड़े पिलर्स रूम थे, ठीक है। और उस पिलर्स रूम में क्या थे, जिसमें मूर्तियों को रखने के लिए भी होल्डिंग बना हुआ था। मूर्तियों को रखने के लिए भी होल्डिंग बना हुआ था। मूर्तियों को रखने के लिए होल्डिंग बना हुआ था। They also had well planned orchard and pleasure garden with sculpture motifs such as the lotus and opal. और वहाँ पर क्या था कि वहाँ पे बाग बगीचे भी थे जो कि सजे हुए और जिसमें कमल और टोडों की, जिसमें लोटस और टोडों की पिक्चर वाले मूर्ति कला के नमूने थे। क्या थे वहाँ पे वेल प्लान ऑर्चर्ड और प्लेजर गार्डन थे और वहाँ पे स्कल्पचर थे मोटिव्स के, सच एज लोटस और कॉर्डल्स के। फिफ्टीन सेंचुरी then in its heyday in the 15th-16th century, Hampi bustled with commercial and cultural activities. और 15 और 16 सेंचुरी के अपने 15 और 16 सेंचुरी के अपने हम्पी बस्टलेड विद कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी। जो हम्पी था वो यहाँ पे क्या था कि 15 और 16 सेंचुरी के अपने एक फेमस पीरियड में हम्पी कई कॉमर्शियल एंड कल्चरल एक्टिविटी से भरा रहता था और हम्पी बस्टल विद कॉमर्शियल कल्चर। मुस्लिम मर्चेंट, चैटिस एंड एजेंट ऑफ यूरोपियन ट्रेडर such as the Portuguese thronged the markets of Hampi.
अब क्या हुआ था, जो टेम्पल थे यहाँ पे क्या हुआ था, जो मुस्लिम थे उन दिनों हम्पी के मार्केट में मूरों या आप कह सकते हो मुस्लिम सौदागरों के लिए सामूहिक रूप से प्रयुक्त, मतलब हम मूरो यूज़ करते थे और मूरों का एक्चुअल नाम क्या था, मुस्लिमों के लिए हम मूरों का इस्तेमाल करते थे। जो मुस्लिम सौदागरों के लिए हम ग्रुप में उन्हें मूरो कहते थे। एंड चेटियों और पुर्तगालियों जैसे चेटियों आप कह सकते हो मुस्लिम मर्चेंट चेटी एंड द एजेंट्स ऑफ यूरोपियन सच एज पोर्टुगीज मुस्लिम मर्चेंट चेटियों एंड एजेंट ऑफ जो यूरोप के ट्रेडर थे सच एज पोर्टुगीज थ्रॉन द मार्केट ऑफ हम्पी। जो पोर्टुगीज थे उन्होंने थ्रॉन द मार्केट ऑफ हम्पी किया उन दोनों हम्पी के बाज़ारों में, क्योंकि हम्पी के बाज़ारों में मुस्लिम भी थे, मुस्लिम मर्चेंट थे, चैटीज थे और एरिया ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स भी थे और यूरोपियन ट्रेडर्स को एजेंट का झंझट लगता रहता था। और जैसे जो यूरोपियन व्यापारियों के एजेंटों का वहाँ पे क्या था, भीड़ सी लग जाती थी। यूरोपियन जो ट्रेडर थे वो जब आते थे तो वहाँ पे भीड़ सी लग जाती थी। एंड temples were the hub of cultural activities and Devdasiya culture. Temples were the hub of the cultural activities. जो टेम्पल था वो हब था कल्चरल एक्टिविटीज़ का। एंड जो देवदासी थे, जो टेम्पल के डांसर थे, परफॉर्म बिफोर द डायटी, वो अपने डांस को परफॉर्म करते थे अपने भगवान के सामने। रॉयल्टी एंड मास्टर्स इन दी many pilgrim halls in the Virupaksha, a form of Shiva temple, Shiva temple। इसमें क्या था, जो टेम्पल था वो हब था कल्चरल एक्टिविटीज़ का और जो देवदासी मतलब देवदासियाँ जो थी वो मंदिर में मतलब टेम्पल में डांस करती थी अपने भगवान के सामने। रॉयल्टी एंड मासेस, royalty and masses in the many pillar halls in the Virupaksha and royalty and masses in the many pillared halls in the Vishwakarma temple। और ये मतलब विश्वकर्मा टेम्पल है। देखो महानवमी पर्व, जब महानवमी आती थी, महानवमी जब फेस्टिवल आता था, ठीक है, वो डांस करती थी रॉयल्टी और मास्टर्स से इन मैनी पिलर्ड हॉल इन द वीरूपक्षा में बहुत सारे दीवार हैं। एंड द महानवमी फेस्टिवल known today as नवरात्रि in the south। जो महानवमी का फेस्टिवल है वो साउथ में किस नाम से जाना जाता है, वो नवरात्रि का जाता है। was one of the most important festival celebrated at हम्पी। और जो महानवमी का फेस्टिवल है, जो नवरात्रि का फेस्टिवल है, वो हम्पी के रीजन में छुट्टी दी जाती है। मतलब वहाँ पर हम्पी के जो रीजन में वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। And archaeologists have
Archaeologists have found the Mahanavami platform. जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने फाउंड किया महानवमी प्लेटफॉर्म where the king received guests and accepted tribute from subordinate. जो आर्कोलॉजिस्ट थे, आर्कोलॉजिस्ट को महानवमी प्लेटफॉर्म where the king received guests and accepted tribute from subordinate. ये जो महानदी आप कह सकते हो मतलब जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने महानवमी जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने ढूंढ लिया है। उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने क्या किया, उस प्लेटफॉर्म को उन्होंने ढूंढ लिया है। और उसके बाद से वहाँ पे क्या हुआ, प्लेटफॉर्म ढूंढ लिया। और जो किंग है उस प्लेटफॉर्म में क्या होता था, किंग रिसीव्ड गेस्ट, किंग रिसीव करते थे गेस्ट को, और जो गेस्ट आते थे वो उन्हें ट्रिब्यूट देते थे। जो सबऑर्डिनेट वहाँ पर आते थे वो उन्हें ट्रिब्यूट देते थे, और वो उस ट्रिब्यूट को क्या करते थे, वो उन्हें ट्रिब्यूट दान में दिया करते थे। और ट्रिब्यूट एज अ गिफ्ट वो उन्हें दिया करते थे। एंड वो मतलब गेस्ट को उनका अतिथि सत्कार करना, ठीक है, और गेस्ट को, और उनसे वो उन्हें ट्रिब्यूट फ्रॉम सबऑर्डिनेट और एक्सेप्ट करते थे ट्रिब्यूट, ठीक है, वो उनसे क्या लेते थे, वो उनसे ट्रिब्यूट लिया करते थे। और वहीं विराजमान होकर फ्रॉम हियर ही ऑल्सो वॉच डांस एंड म्यूजिक परफॉर्म एज वेल एज रेसलिंग, और वो वहीं पर सेटल होके ही ऑल्सो वॉच मतलब वो भी डांस देखते थे और म्यूज़िक परफॉर्मेंस देखते थे, और एज वेल एज रेसलिंग, और वो रेसलिंग भी मतलब कि मल्ल युद्ध का भी कार्यक्रम वहाँ पर देखते थे। रेसलिंग प्रोग्राम भी वो वहाँ पर देखा करते थे। एंड हम्पी फेल इनटू renew following the defeat of Vijayanagar in 55 by the Deccan Sultan, the rulers of Golconda, Bijapur, Ahmedabad Nagar, and Berar and Bidar। देखो 1565 में क्या हुआ था, 1565 में दक्कनी सुल्तान, जो दक्कनी के सुल्तान थे वो लोग कब आए थे, विजयनगर में 1565, मतलब वो कब आए थे 1565 में, 1565 में दक्कनी मतलब दक्कनी सुल्तान गोलकुंडा रूलर्स मतलब रूलर्स ऑफ गोलकुंडा के रूलर्स बीजापुर, अहमदानगर, बेरार एंड बिदर के बाद हम्पी का विनाश हो गया, ठीक है। बरार और बीदर के शासकों के हाथों इन सब रूलर्स ने मिलकर क्या किया, विजयनगर की पराजय के बाद जैसे ही विजयनगर हारा तो उसके बाद हम्पी भी जो सेंट्रल था वो उसका भी विनाश हो गया। हम्पी जो सेंट्रल था उसका भी क्या हुआ, वो डिफीट हुआ और वो भी उसका राजवंश भी खत्म हो गया, उसका राजवंश भी खत्म हो गया। एंड नेक्स्ट दैट इज अ गेटवे टू द वेस्ट सूरज, अ गेटवे टू द वेस्ट सूरज। Our next topic, that is a gateway to the West Surat. Surat in Gujarat was the emporium of Western trade during the Mughal period along with Camden.
प्रेजेंट डे का प्रेजेंट डे कम्बात क्या हुआ था कि सूरत कहाँ पे, सूरत गुजरात में, वॉज दी एम्पोरियम का मीनिंग क्या निकलता है, अ प्लेस वेयर गुड्स फ्रॉम डाइवर्स प्रोडक्शन सेंटर आर ब्रॉड एंड थ्रू, मतलब एम्पोरियम वो जगह होती है, एम्पोरियम वो प्लेस होती है जहाँ पे मतलब लोग, जहाँ पे हर जगह से लोगों का प्रोडक्शन, हर जगह से कपड़े या हर जगह से प्रोडक्शन आता है। लाइक अगर हम एग्जांपल लें तो आपने देखा होगा कि आप किसी भी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट पेन्स मिलती हैं, ठीक है, डिफरेंट पेन्स आपको अवेलेबल होती है। या मोबाइल का एग्जांपल ले लें, मोबाइल शॉप जाते हैं तो हमें एक ही टाइप का मोबाइल नहीं मिलता, हमें लावा कंपनी का मिलता है, लिनोवा का मिलता है, मतलब हर कंपनी के मोबाइल मिलते हैं। तो ये कहाँ पर आते थे इकट्ठा होकर सेल होने के लिए, ये हमेशा, और उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पोरियम कहते हैं, मतलब हर जगह से माल, हर जगह से प्रोडक्शन एक जगह आ जाना, और उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पोरियम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, एम्पोरियम कहते हैं, एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड, ठीक है। सूरत कहाँ है, सूरत गुजरात में है, और बहुत ही एम्पोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड, और वो क्या है, एम्पोरियम है वेस्टर्न ट्रेड का। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड में मुगल पीरियड along with the Camry, present day Comber and somewhat later अहमदाबाद। अब देखो क्या होगा, जो सूरत था, सूरत कहाँ है, वो गुजरात में है, और सूरत गुजरात में, वॉज द एवोपोरियम ऑफ वेस्टर्न ट्रेड, वो एवोपोरियम है वेस्टर्न ट्रेड का, ठीक है, एवोपोरियम वेस्टर्न ट्रेड। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड along with the Camry, present day Comber, जो सूरत है वो मुगल पीरियड में कैमरी और कुछ टाइम बाद के अहमदाबाद के साथ साथ गुजरात में वेस्टर्न ट्रेड का एक कॉमर्शियल केंद्र बन गया। जो सूरत था वो मुगल पीरियड में कैमरी और आज के खंबात, ठीक है, आज उसे हम क्या कहते हैं, खंबात कहते हैं, और कुछ समय के बाद अहमदाबाद के साथ था, जो सूरत था वो अहमदाबाद के साथ था। गुजरात में वेस्टर्न ट्रेड का जो कॉमर्शियल सेंटर बन गया था, वो एम्पोरियम बन गया था, आप कह सकते हो एम्पोरियम बन गया था। सूरत एक एम्पोरियम बन गया था वेस्टर्न ट्रेड का मुगल पीरियड में, विद कैमरी एंड सम आउट लेटर, एंड फिर क्या हुआ, जो सूरत था, सूरत वॉज द गेटवे फॉर ट्रेड विद वेस्ट एशिया वाई द गुल्फ ऑफ ओरमुज। अब क्या था, जो सूरत था वो ओरमुज की खाड़ी से होकर गुल्फ ऑफ ओरमुज मतलब सूरत की खाड़ी, या आप कह सकते हो जो सूरत है वो गुल्फ ऑफ ओरमुज, जो सूरत है, गुल्फ ऑफ ओरमुज से होकर वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए मुख्य द्वार था। वेस्ट एशिया के साथ अगर इसमें देखो तो सूरत एक गेटवे था ट्रेड करने के लिए, वेस्ट एशिया और द गुल्फ ऑफ ओरमुज से, वेस्ट एशिया और द गुल्फ ऑफ ओरमुज से सूरत एक
सूरत एक मतलब कि अ, अ, सूरत वो एक गेटवे था फॉर व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए विथ वेस्ट एशिया बाय द गुल्फ ऑफ होर्मुज। एंड क्योंकि जो सूरत था वो गुल्फ ऑफ होर्मुज से होकर वेस्ट एशिया के साथ ट्रेड करने के लिए गेटवे था। ठीक है, सूरत एंड सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड द गेट टू मक्का और मक्का। सूरत को मक्का बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्राम हियर। मैनी पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्राम हियर। अगर आप गुजरात की बात कर रहे हो तो आप देखोगे गुजरात, यहाँ पे क्या हुआ था, जो सूरत को मक्का का, सूरत को क्या कहा जाता है, सूरत को उसको कहा जाता है गेट ऑफ मक्का। ठीक है, सूरत को हम लोग क्या कहते हैं, गेट ऑफ मक्का। गेट ऑफ मक्का कहा जाता है सूरत को, क्योंकि बहुत से, क्यों कहा जाता है उसे गेट ऑफ मक्का, बिकॉज मैनी पिलग्रिम शिप सेट सेल फ्रॉम हियर। बिकॉज उन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत से आप कह सकते हैं हज यात्री है या जहाँ से कहीं जाना है या मतलब कहीं जाना है। सूरत को मक्का का मतलब कंफ्यूजन हो जाता है। सूरत हैज ऑल्सो बीन कॉल्ड, सूरत को हम गेट ऑफ मक्का कहते थे क्योंकि जो बहुत सारे पिलग्रिम्स थे, बहुत सारे जो पिलग्रिम्स थे वो जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। बहुत सारे जो पिलग्रिम्स थे वो जहाज़, पानी के जहाज़ से यहीं से बैठते थे, पानी के जहाज़ में यहीं से बैठकर वो जाया करते थे। एंड द सिटी वॉज कॉस्मोपॉलिटन। जो सिटी, द सिटी वॉज cosmopolitan and people of all caste and creed lived there. The city है, the city was cosmopolitan, city cosmopolitan and people of all caste and creed lived there. ठीक, the city was cosmopolitan and people of all caste and creed lived there. एक सिटी है जो सर्वदेशीय नगर था, मतलब कॉस्मोपॉलिटन है क्योंकि वहाँ पे सबकी मतलब सभी कास्ट और सभी धर्म के लोग रहते थे। उसे मतलब कॉस्मोपॉलिटन हम उसको कहते हैं जहाँ पे सभी धर्म के लोग, सभी कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, सभी कास्ट के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं। But in the 17th century, the Portuguese, Dutch and English had their factory and warehouse at Surat. अब क्या हुआ था कि 17th century में the पुर्तगीज हुए, डच हुए और इंग्लिश हैड देयर फैक्ट्री, जो इंग्लिश मैन हुए उनकी फैक्ट्रीज थी एंड वेयर हाउसेस थे। सूरत में फैक्ट्रीज बन गई और वेयर हाउसेस बन गए। कहाँ बन गए? सूरत में। According to the English chronicler, Ovington, who wrote an account of the port in 1689, an average
100 ships of different countries could be found anchored at the port of at any given time or at any given time.